जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है केमिकल बॉन्डिंग। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा डाटा और इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में मौजूद हैं। डिटेल स्टडी करेंगे इसकी, ध्यान से समझना है आपने। पहली बात है केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन काज क्या है, रीज़न क्या है। तो तीन तरह की अप्रोचेज हैं जिनसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है। पहली है केमिकल अप्रोच, उसके बाद थर्मोडायनामिकल अप्रोच और फिर काइनेटिक अप्रोच। केमिकल अप्रोच में हम रूल्स स्टडी करते हैं, रूल्स को फुलफिल करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। थर्मोडायनामिकल अप्रोच, जब पार्टिकल्स दूर होते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन कम होती है, जब पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे उनके दरमियान अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी और अट्रैक्शन के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी के रिलीज होने से सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है और जितनी सिस्टम की एनर्जी कम होगी उतनी सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये थर्मोडायनामिकल अप्रोच है। काइनेटिक अप्रोच में हम बताते हैं कि कोलिजन्स होते हैं पार्टिकल्स के दरमियान, उनमें से कुछ इफेक्टिव कोलिजन्स और कुछ इनइफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं। इफेक्टिव कोलिजन्स के रिजल्ट में पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये तीन तरीके हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के। आज हम पहले दोनों तरीकों को ही ज़रा स्टडी करेंगे। तो केमिकल अप्रोच में ड्यूप्लेट रूल, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ एटम्स ऐसे हैं जो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं। अगर वो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख लेते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं और इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, एक एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई और इन्होंने दोनों एटम्स के दरमियान के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एट अ टाइम। फिर ऑक्टेट रूल, पार्टिकल्स एटम्स अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं टू अचीव दी स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर एग्जांपल्स F2, O2, N2, इनके पास हर एटम के पास शेयर्ड फॉर्म में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। फ्लोरीन के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब हम बात करेंगे ये कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम बिहेव करेंगे इस फ्लोरीन एटम के और इस फ्लोरीन एटम के, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ऐसे ही O2 और N2 की एग्जांपल। कहीं पर हमें एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल को देखना पड़ता है। एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, जैसे SF6 है तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं सल्फर के पास वैलेंस शेल में, फ्लोरीन के पास 8 ही हैं। PCl5 फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के पास 8 ही हैं। तो फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स का हो जाना वैलेंस शेल में और सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स का हो जाना वैलेंस शेल में, ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते, कम होते हैं। बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और AlCl3 एल्यूमिनियम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये केमिकल अप्रोच है जिसके मुताबिक हमने केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन को जस्टिफाई किया। ऐसे ही थर्मोडायनामिकल अप्रोच यानी एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी अट्रैक्शन होगी और अट्रैक्शन के केस में एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम लोएस्ट एनर्जी लेवल पे आ जाएगा और सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। हाइड्रोजन के केस में जब एटम्स दूर दूर पड़े होते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शंस नहीं होती, उन्हें करीब लेके आते हैं 75.4 पिकोमीटर पर, उनमें मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं और जिनकी वजह से सिस्टम की एनर्जी लोएस्ट होती है। रिलीज्ड एनर्जी -436.5 किलो जूल पर मोल है, इसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। 75.4 पिकोमीटर ये बॉन्ड लेंथ है
वो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स जहां पर सिस्टम की एनर्जी मिनिमम हो, और जो एनर्जी रिलीज्ड है इसे बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करना है तब इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी रिलीज्ड होगी। तो ये केमिकल अप्रोच और थर्मोडायनामिकल अप्रोच से हमने बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दिया। अब पीरियोडिक टेबल में कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स रिपीट होती हैं, उन्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। एटॉमिक साइज पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। पहली जो हम देखते हैं, एटॉमिक साइज को मालूम करने के लिए जनरली दो मेथड्स यूज किए जाते हैं, इनके अलावा भी हैं, एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। एटम की शार्प बाउंड्री नहीं होती स्टैंडिंग वेव्स होने की वजह से। अब हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ जाता है और अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज कम हो जाता है। एटम के साइज से ही रेलिवेंट आता है आयोनिक साइज। आयोनिक साइज में कैटाइन का साइज और एनाइन का साइज। कैटाइंस हमेशा अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में छोटे होते हैं और एनाइंस हमेशा अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में बड़े होते हैं। तो कैटाइंस के बारे में कहा जाता है दे आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, और एनाइंस के बारे में कहा जाता है दे आर लार्जर देन देयर पेरेंट एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को किलोजूल पर मोल में मालूम किया जाता है, यूनिट्स किलोजूल पर मोल है। आयोनाइजेशन एनर्जी मेटेलिक करैक्टर ऑफ एन एटम मालूम करती है, इसलिए कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंडेक्स ऑफ मेटेलिक करैक्टर। इनवर्स रिलेशन है, वो एटम जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होगी उसका मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होगा। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है उतना मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड एनर्जी है, एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव साइन के साथ इसको शो किया जाता है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज्यादा होती है। अगर किसी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और अगर किसी एटम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है टू फॉर्म डाइपॉजिटिव आयन, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में? आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कम होती है और अलोंग द पीरियड बढ़ जाती है। डाउन द ग्रुप अगर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम हो रही है तो मेटेलिक करैक्टर ज्यादा हो रहा है। अलोंग द पीरियड अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो मेटेलिक करैक्टर कम हो रहा है। तो लेफ्ट साइड पर और लोअर साइड पर मेटेलिक करैक्टर मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी किलोजूल पर मोल में मेजर किया जाता है, यूनिट्स किलोजूल पर मोल हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक होती है। जब किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो एनर्जी निकलती है, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम ही दिया जाता है। लेकिन अगर किसी यूनी नेगेटिव आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो अब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अब एंडोथर्मिक है, अब पॉजिटिव साइन आएगा और इस रिक्वायर्ड एनर्जी को सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। तो यूनी नेगेटिव आयन का बनना एक्सोथर्मिक, डाई और ट्राई नेगेटिव आयन का बनना एंडोथर्मिक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक। ट्रेंड सेम है आयोनाइजेशन एनर्जी वाला। डाउन द ग्रुप कम होती है और अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिट लेस क्वांटिटी है क्योंकि ये सिर्फ एबिलिटी है ना एनर्जी, एनर्जी नहीं है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की है 4.0। ट्रेंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप और इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। अब ये चारों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को, एटॉमिक साइज को, आयोनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कि ट्रेंड को डिस्कस करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं, देख लें। डाउन द ग्रुप ये फैक्टर्स ऑपरेट होते हैं, अलोंग द पीरियड ये फैक्टर्स ऑपरेट होते हैं। डाउन द ग्रुप पहले देखते हैं। जी
यानी एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ जाते हैं। पहले पीरियड में एक शेल है, दूसरे पीरियड में 2 शेल्स हैं, तीसरे पीरियड में 3 शेल्स हैं, इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पीरियड में शेल्स बढ़ जाते हैं। शेल्स के बढ़ जाने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक इनर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पुल को नहीं पहुंचने देते, कम पहुंचने देते हैं। ये इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है। इसको शील्डिंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है। और अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाए तो न्यूक्लियर पुल कम हो जाता है। न्यूक्लियर पुल के कम होने की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम हो जाएगी। अलोंग द पीरियड एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेकिन शेल्स नहीं बढ़ते। एक ही पीरियड में शेल चेंज नहीं हो रहे होते। जब शेल नहीं बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी तकरीबन सेम रहेगा, माइन्यूट चेंजेस आएंगी। और अगर शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा, जी बढ़ रहा है, तो फिर न्यूक्लियर पुल बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होगा, साइज एटम का श्रिंक कर जाएगा, साइज कम हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी, इनको हमने देख ली। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। 3 तरह के केमिकल बॉन्ड्स हैं। आयोनिक बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। किसी आइटम की 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं, एक इलेक्ट्रोवेलेंसी यानी चार्ज बनाने की एबिलिटी, और एक कोवेलेंसी यानी शेयर्ड करने की एबिलिटी। तो इलेक्ट्रोवेलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो बॉन्ड बनता है उसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड का नाम दिया जाता है। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। वो एटम जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कैटाइन यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाता है, और वो एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो एनाइन यानी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनाता है। आयनिक बॉन्ड की कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1.7। अगर 2 एटम जो कंबाइन हो रहे हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो तो बॉन्ड आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है। एक्सेप्शन है इसकी एक, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF के अलावा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। जब डिफरेंस मालूम करेंगे तो 1.9 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 1.7। लेकिन इसके बावजूद ये बॉन्ड कोवेलेंट है, आयोनिक बॉन्ड नहीं है। ये इसकी एक्सेप्शन है, याद रखना है आपने। आयोनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? चार्जेस के साथ। ये कंप्लीट चार्ज है, ये पार्शियल नहीं है, कंप्लीट चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पर, मेटल पर, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम थी, और नेगेटिव चार्ज नॉन मेटल पर है, क्लोरीन पर, क्लोराइड बन गया जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज्यादा थी। तो सोडियम और क्लोराइड के दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है। सोडियम का कैटाइन है, क्लोरीन का एनाइन, क्लोराइड है, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस आयोनिक बॉन्ड कहलाती हैं। ये कॉन्सेप्ट, आयोनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लुईस साइंटिस्ट था, इसने ही दिया था। कोवेलेंट बॉन्ड कॉन्सेप्ट दिया गया लुईस एंड कॉसल, ये 2 साइंटिस्ट थे। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसे शेयर्ड पेयर बॉन्ड भी कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का ही दूसरा नाम शेयर्ड पेयर बॉन्ड भी होता है। जी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। और कंडीशन क्या है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो विद एक्सेप्शन ऑफ HF, तो हम क्या कहेंगे कि बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 हो जाता है तो हम कहते हैं ये बॉन्ड
पार्शली कोवेलेंट, पार्शली आयोनिक है। फिर इसकी कुछ टाइप्स हैं, ध्यान से देखिएगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दो एटम्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हों, तो इस किस्म के बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिया जाता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स, अगर दो एटम्स के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन पेयर या चार इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हों, तो इस किस्म के बॉन्ड को डबल बॉन्ड का नाम दिया जाता है। ये दो पेयर हैं या चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो पेयर हैं या चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये शेयर्ड, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। इस तरीके से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे या 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। तो N2 और C2, ये एग्जांपल आपको बताई, ये तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अगर कंबाइनिंग एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से ज्यादा है या 0.5 के बराबर है, तो बॉन्ड क्या होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उस एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे एग्जांपल है HCl की, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। हाइड्रोजन पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। इन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस का आ जाना मालूम करता है परसेंटेज आयोनिक करैक्टर इन अ मॉलिक्यूल। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है वो पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो नेगेटिव। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये प्रोटॉन पड़ा हुआ जिसके पास वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर की। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और शेयर्ड पेयर इज प्रोवाइडेड बाय नाइट्रोजन ओनली। अमोनियम आयन बन जाएगा। नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर था पॉजिटिव चार्ज आ गया, H+ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, पहले प्लस है फिर नेगेटिव आया, वो चार्ज खत्म हो गया। अमोनियम आयन, फास्फोनियम आयन और बोरान टेट्राफ्लोराइड आयन। कुछ कंपाउंड्स हम देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इनमें तीनों तरह के केमिकल बॉन्ड्स हैं। NH के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड, NH के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान आयोनिक बॉन्ड। ऐसे ही अमोनियम कार्बोनेट और ये सोडियम और ये बोरोहाइड्राइड, ये तीनों बॉन्ड से इन कंपाउंड्स के दरमियान MCQs में पूछा जा सकता है। केमिकल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब करने के लिए थ्योरीज हैं। हम पहली थ्योरी पढ़ते हैं एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या इंफॉर्मेशन देती है कि केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, और उन बनने वाले बॉन्ड्स की नेचर क्या है। तो कंडीशन में हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। सिर्फ वही एटम्स बॉन्ड बना सकते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, कितने बॉन्ड्स बनते हैं, ये हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने ही बॉन्ड बना सकता है। और नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड्स कि बॉन्ड कौन सा है, कितनी स्ट्रेंथ है, उसके लिए ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया VBT ने। ओवरलैपिंग क्या है? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस हद तक क्लोज आ जाएं कि उनके दरमियान कोई कॉमन रीजन आ जाए। दो तरह की ओवरलैपिंग है, एक लीनियर ओवरलैपिंग जिसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और एक पैरेलल ओवरलैपिंग जिसको साइडवेज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। लीनियर ओवरलैपिंग के रिजल्ट में बनने वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, और पैरेलल ओवरलैपिंग के रिजल्ट में बनने वाले बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं।
सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, दो एटम्स को इकट्ठा रख सकता है। पाई बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता कि दो एटम्स को इकट्ठा रख सके, ये वीकर होता है। तभी पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू एटम्स, फिर चांसेस होंगे पाई बॉन्ड के बनने के। ये मुमकिन नहीं है कि दो एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड ना हो और पाई बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड इसीलिए हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर दो पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे। ये हमने वीबीटी के बारे में कुछ देखा जी। सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स का कंपैरिजन हम देखते हैं। हमने देखा कि जब लीनियर ओवरलैपिंग है तो उसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पैरेलल ओवरलैपिंग के रिजल्ट में पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड में चार्ज डेंसिटी इक्वली सिमेट्रिकली लाई करती है ऑन द बॉन्ड एक्सिस, जबकि पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। इसमें पैरेलल ओवरलैपिंग के रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है अबव एंड द बिलो द बॉन्ड एक्सिस, डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन फ्री होती है, पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, रोटेशन फ्री नहीं होती। सिग्मा बॉन्ड में ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के रिजल्ट में कोई नोडल प्लेन नहीं आता, जबकि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में नोडल प्लेन जनरेट हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल की शेप को मालूम करता है, पाई बॉन्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे, लेकिन बॉन्ड लेंथ को रिड्यूस कर देता है, शॉर्टन कर देता है। ये था जी वीबीटी। अब हम देखते हैं वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। एंटी टेस्ट में डाटा इकट्ठा करना है। मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके आपको एक ट्रिक के अकॉर्डिंगली एक टेबल ड्रा करवा दिया। इस टेबल में वेस्पर भी सारी की सारी आ गई और हाइब्रिडाइजेशन भी तकरीबन सारी की सारी ही आ जाएगी। है क्या, सिस्टम वाइज हमने स्टडी करना है। AB2 ए सेंट्रल एटम है, बी सराउंडिंग एटम्स हैं, और ये जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और साथ में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता दी। ऐसे ही AB3 सिस्टम, साथ में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, AB4 सिस्टम और साथ में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। जब भी AB2 सिस्टम होगा हाइब्रिडाइजेशन SP होगी। SP हाइब्रिडाइजेशन में 50% S कैरेक्टर और 50% ही P कैरेक्टर होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद 2 होती है। 2 के 2 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर होती है विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। एग्जांपल्स देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड C2H4, HCN और बेरिलियम क्लोराइड। कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन है और बेरिलियम की sp हाइब्रिडाइजेशन है। सिस्टम AB2, AB2, AB2 और AB2। पाई बॉन्ड्स इफेक्ट नहीं करते ज्योमेट्री को। हमने पढ़ लिया है वीबीटी में कि पाई बॉन्ड्स इफेक्ट नहीं करते शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब AB3 सिस्टम, AB3 सिस्टम जब होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 33.33% S कैरेक्टर और 66.66% P कैरेक्टर होगा। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो फिर 2 क्लासेस आएंगी। मुमकिन है तीनों बॉन्ड पेयर्स हो, कोई लोन पेयर ना हो। जब तीनों बॉन्ड पेयर्स हो, कोई लोन पेयर ना हो, तो ज्योमेट्री ट्राइएंगुलर प्लेनर होती है विद द एंगल ऑफ 120 डिग्री। BF3 इथीन या इथाइलीन C2H4 और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एग्जांपल्स हैं। बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड और सल्फर यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। AB2 सिस्टम, AB3 सिस्टम है विद नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी का दूसरा केस है, जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 थे तो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है। एंगल लेस देन 120 डिग्री होगा। एग्जांपल्स टिन क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड और
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेनस की, सल्फर की sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल ऐसे ही AB4 सिस्टम जब होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 25% s कैरेक्टर, 75% p कैरेक्टर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 क्लासेस आ जाएंगी, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगी, सिस्टम चेंज नहीं होगा, ज्योमेट्री चेंज होगी, एग्जांपल्स चेंज हैं, बॉन्ड एंगल्स चेंज हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और 4 के 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी विद बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। CH4 NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, CCl4 और टिन क्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। कार्बन नाइट्रोजन का पॉजिटिव आयन, कार्बन और सिलिकॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। दूसरा केस है कि 3 बॉन्ड पेयर्स हों और 1 लोन पेयर हो जाए। जब एक लोन पेयर आ जाएगा तो हाइब्रिड और 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगी, सिस्टम चेंज नहीं होगा, सिर्फ शेप चेंज होगी। ट्राइगोनल, पिरामिडल, लेस देन 109.5 एंगल, एग्जांपल्स NH3, NF3 और PH3। NH3 में एंगल 107.5 है और NF3 में एंगल 102 डिग्री है। याद रखिएगा, जब सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तो एंगल रिड्यूस हो जाता है। तीसरा केस, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से 2 बॉन्ड पेयर्स हों और 2 ही लोन पेयर हों, फिर ज्योमेट्री एंगुलर, बेंड टाइप या वी शेप्ड होती है। एग्जांपल्स H2O और H2S, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिस्टम AB4 है। सिर्फ लोन पेयर के आने की वजह से शेप चेंज हुई, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल एंड एंगुलर। ये हमने कंबाइंड स्टडी कर दिया वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन को इस तरीके से एक ट्रिक के अकॉर्डिंगली, ताकि आपको याद रहे। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब किया फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इससे पहले हमने ओवरलैपिंग पढ़ी वीबीटी में, लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंगली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और नए बनने वाले ऑर्बिटल्स भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही मिक्स होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं और इनकी ओवरलैपिंग से बनने वाले ऑर्बिटल्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। अब उनमें से आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और रिमेनिंग हाफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कम होती है, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन से बनते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मालूम किया जाता है एमओटी से के अकॉर्डिंगली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। इसी से ही पता चला कि हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इस फार्मूले से ये कैलकुलेशंस की गई। फिर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, अगर किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स हो तो उस स्पीशी को पैरामैग्नेटिक स्पीशी कहा जाता है और इस बिहेवियर को पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कहा जाता है। ऑक्सीजन और बोरॉन की एग्जांपल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नॉन पैरामैग्नेटिक हैं, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल मोमेंट को ग्रीक लेटर म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को मालूम करता है। अब क्या कैसे मालूम करता है? जितना कोई मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा उतना उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है तो हम कहेंगे कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नेचर क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस टेल एरो से।
डायरेक्टेड फ्रॉम पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल टुवर्ड्स पार्शियल नेगेटिव एंड। नेट डायपोल मोमेंट को मालूम करने के लिए हेड टू टेल रूल यूज किया जाता है। एसआई यूनिट, डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट मीटर कूलम होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएस यूनिट डिबाई होता है। 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 मीटर कूलम। रिलेशन आपने याद करना है। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड से। जितनी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी डायपोल मोमेंट की, उतना मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा। परसेंटेज आयोनिक करैक्टर को मालूम किया जाता है। परसेंटेज आयोनिक करैक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड ओवर म्यू आयोनिक मल्टीप्लाई बाय 100। इसी फार्मूला से HF का आयोनिक करैक्टर मालूम किया गया। 43% आयोनिक करैक्टर और 57% कोवेलेंट करैक्टर है। इसीलिए हमने कहा कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है, 1.7 से ज्यादा है, फिर भी 57% कोवेलेंट करैक्टर होने की वजह से बॉन्ड कोवेलेंट है। सोडियम क्लोराइड का 72%, सीजियम फ्लोराइड का मैक्सिमम आयनिक करैक्टर है 92%। डायपोल मोमेंट अगर जीरो हो तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, सिमेट्रिकल शेप होगी। जैसे ये एग्जांपल्स हैं, CCl4 डायपोल मोमेंट जीरो है। नेट डायपोल मोमेंट हेड टू टेल रूल के मुताबिक नल वेक्टर आता है 0। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, BF3, ये तमाम वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डायपोल मोमेंट जीरो है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और सिमेट्रिकल शेप है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड 0.12 डिबाई है, H2S 0.95 डिबाई, SO2 1.61 डिबाई और H2O का डायपोल मोमेंट 1.85 डिबाई है। इनमें से बात की जाए तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट H2O का है, मैक्सिमम पोलर मॉलिक्यूल H2O है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का डायपोल मोमेंट मिनिमम है, तो लीस्ट पोलर मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये था जी चैप्टर नंबर 6 हमारा।